निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में आज फिर से सुनवाई हुई, लेकिन समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब कल फिर से सुनवाई होनी है और इसी के साथ कोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई रोक को कल तक के लिए बढ़ा दिया है। याचियों की ओर से दलील दी गई है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक तरह से राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले ट्रिपल टेस्ट जरूरी होता है। एससी की व्यवस्था के तहत ही डेडिकेटेड कमेटी ट्रिपल टेस्ट करे, ये मांग भी याचिका में की गई। अब आप ये भी जान लीजिए कि सरकार की ओर से कोर्ट में क्या क्या दलील रखी गई। 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आधार माना जाए और ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये दलील भी दी गई। प्रशासकों की नियुक्ति पर 2011 में हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। 5 दिसंबर की सरकार की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है, ये दलील भी रखी गई। जी आज क्या हुआ कोर्ट में? आज माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट पर संज्ञान लिया गया। 4:45 पे लॉर्डशिप ने कोर्ट की सुनवाई की। उसमें स्टेट की तरफ से काउंटर दाखिल किया गया, जिसमें हम लोग का जो पिटिशनर्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन था कि ये जो काउंटर दाखिल किया है ये एक शॉर्ट काउंटर टाइप का है। लास्ट ऑर्डर में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये पूरी डिटेल बना करके मास्टर काउंटर दाखिल करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं किया है। और जो इसका जो काउंटर का हम लोगों ने रिजोंडर दाखिल किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रिकॉर्ड पे लिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अगली हियरिंग के लिए इसको कल के लिए इसको लगा दिया है और कहा गया है कि तब तक के लिए जो स्टे लगा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में वो बरकरार रहेगा। सरकार ये कह रही है कि जो ओबीसी का सर्वे लागू किया गया है वो 2017 का आधार मानकर लागू किया गया है, उसके आधार पर वो नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी जाए। सरकार का ये चीज काउंटर में आया है कि 17 के उस पे बेसिस पे रहे। हमारा ये कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाजन वाले को केस में, जो कि लेटेस्ट है 2022 में आया है, तो ये और ये सारे पूरे राज्य पे लागू होगा, भारत सरकार के और यूनियन टेरिटरीज पे सब पे लागू होगा, तो इसका प्रोसीजर का फॉलो हो। एक हम लोग का कहना यह है कि 17 में भी प्रोसीजर सही से जो प्रोविजंस दी गए हैं वो फॉलो नहीं हुए थे, तो वो दोनों चीज देख करके लॉर्डशिप उसमें कुछ फैसला कल सुनाएंगे। और निकाय चुनाव में तारीख पर तारीख से राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा जा रहा है और बीजेपी की तैयारियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, वो भी देखिए, उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जल्दी निकाय चुनाव नहीं चाहती है। इसलिए जानबूझ के निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेके माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने फिलहाल चुनाव पर रोक लगा रखी है। लेकिन हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के सदमे से बाहर नहीं आ सकी है, इसलिए वो निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उनमें लड़ने का सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है। कौन किसकी पार्टी में जा रहा है, कौन किस दल से लड़ रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी श्री बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से नगर निकाय चुनाव लड़ने जा रही है और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे पुराने किए गए कामों पर और वर्तमान के वादों पर भरोसा करेगी। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और टाउन एरिया के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी बनाए जा चुके हैं। सभी स्थानीय निकाय चुनाव के जो स्थान है वहां संयोजक भी नियुक्त किए जा चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन हो चुका है। बूथ स्तर पर वोट बढ़े, इसका भी काम भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत जब भी अधिसूचना जारी होगी तो टिकटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम शुरू कर देगी और सभी नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, इसके लिए कार्यकर्ता और नेतृत्व प्राणपण से जुट चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश लाने के लिए विदेश गई टीम योगी वापस लौट आई है। विदेश से वापस लौटे सभी मंत्री कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विदेश दौरे की रिपोर्ट सौंपेंगे। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। अमेरिका और इंग्लैंड करेगा 4 लाख करोड़ का निवेश, इस रिपोर्ट में है। जर्मनी और बेल्जियम के दौरे पर भी मंत्री थे, जहां से 40,000 करोड़ के निवेश का वादा वो लेकर लौटे हैं।
इसके अलावा खाड़ी देशों के उद्यमी 50,000 करोड़ का निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में। दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो 25,000 करोड़ का निवेश यहां से भी मिलेगा। जापान की कंपनी सीको भी 850 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में करेगी। सैन फ्रांसिस्को से नॉलेज पार्क के लिए एमओयू साइन हुआ है, तो वहीं फ्रांस और नीदरलैंड में 22,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। फ्रांस और नीदरलैंड से 22,000 करोड़ के एमओयू पर सहमति हस्ताक्षर बनी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बदलते वातावरण का परिणाम है कि आज निवेशकों की पहली पसंद बन गया है उत्तर प्रदेश। विदेश गई टीम योगी ने वो कर दिखाया जो यूपी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जिस मकसद से मंत्री विदेश गए थे वो अब सफल हो रहा है, क्योंकि 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को, योगी जी को, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है उत्तर प्रदेश का और देश का कि दुनिया में इन्वेस्टर, हमारे खुद के भारत के इन्वेस्टर जो इस देश से दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर रहे थे वो तैयार हो गए हैं, और उनके साथ दूसरे देशों के इन्वेस्टर जो है इस देश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को सराहा कि गुड गवर्नेंस, जो यहाँ की जो बिजनेस पॉलिसी है, जो हमारी है, जो वन विंडो सिस्टम है इजी गोइंग बिजनेस का, और यहाँ का जो पहले का विधानसभा जो परिदृश्य होता था अब बहुत बदल गया। अब यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और महिलाएं, युवा, नौजवान, किसान, ये सारा मिलके विधानसभा चल रहा। तो इस तरीके से और बाहर का जो भयमुक्त वातावरण है वो आज के दिन में इन्वेस्टरों को लुभा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महान लक्ष्य रखा है, इसे साधने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और जब योगी के मंत्री विदेश गए तो उन्होंने उनके सामने उत्तर प्रदेश की बदलती परिपाटी पेश की, जिसका असर है कि विदेशी निवेशक हर सेक्टर में निवेश को तैयार हो गए। दुनिया में कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। तो मैं ये कह रहा कि दुनिया में जब जानकारी इकट्ठी होती है तो पता चलता है कि बिना निवेश के, बिना इन्वेस्ट के, बिना इंडस्ट्री के रोजगार के साधन नहीं बढ़ सकते हैं। अभी आपको बताऊं कि मैं अभी गया ब्राजील में, तो गिरी गाय यहाँ की है, यहाँ की गाय 100 साल पहले गई और उसका क्लोन वहाँ बनाया और 80 लीटर से ऊपर दूध दे रहे। तो ऐसे में वो टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है। तो ऐसे में बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम और सुपर कर सकते हैं, डेयरी के, फिशरीज के, एग्रीकल्चर के, आईटी के सेक्टर में। और तो इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, साधन संसाधन भले हम आगे हैं लेकिन थोड़ा और आगे जाएं सहयोग से, इसके लिए हम लोगों ने सब काम किया और सब लोगों ने वादा किया कि निश्चित रूप से आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य हूँ, ब्रजेश पाठक हूँ या फिर संजय निषाद, इनका विदेश दौरा पूरी तरह से सफल रहा और जिन जिन विदेशी निवेशकों से इन्होंने मुलाकात की वो यूपी में निवेश के लिए तैयार हो गए, जिससे अब हर सेक्टर में रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। कौन से सेक्टर में निवेश होना है? एजुकेशन सेक्टर, कृषि और हेल्थ सेक्टर, फूड सेक्टर, साथ ही टूरिज्म सेक्टर, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर। उत्तर प्रदेश ने देश दुनिया के निवेशकों को ये संदेश दिया है कि वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें तमाम सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं। और इस संदेश का असर ये हुआ कि विदेशी निवेशक अब कृषि से लेकर हेल्थ सेक्टर तक में निवेश के लिए एमओयू साइन कर रहे हैं, जिससे नए साल में यूपी में बम्पर रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ स्विट्जरलैंड के दावोस जाएंगे। मुख्यमंत्री विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। सीएम योगी यूपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो इस बैठक में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री 16 से 20 जनवरी के बीच बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान बहुत सी अहम मुद्दों पर चर्चा विमर्श होनी है। यूपी के मदरसों में संडे छुट्टी पर अब बहस छिड़ गई है। कुछ लोग रविवार को छुट्टी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग और कुछ मौलाना इसके विरोध में आ गए।
आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समर्थन और विरोध में क्या क्या दलीलें रखी जाती है और जा रही हैं वो हम आपको बता देते हैं, उसे भी समझना जरूरी है। समर्थन में कहा गया है कि शासन और प्रशासन की ओर से रविवार को छुट्टी होती है, तो विरोध में दलील क्या दी गई है वो भी सुन लीजिए। विरोध में कहा गया है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए खास इंतजाम होते हैं। कहा गया कि मुख्य धारा में जुड़ना है तो रविवार छुट्टी जरूरी है, ये समर्थन में दलील दी गई। तो विरोध में कहा गया कि मदरसों में शुक्रवार को ही छुट्टी मिलती है और ये भी कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए रोक नहीं होगी। तो विरोध में कहा गया कि अगर व्यवस्था को बदला जाएगा तो गलत संदेश जाएगा। नमाज पढ़ने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलेगी, यह भी कहा गया समर्थन में। तो बैठक में ज्यादातर लोग रविवार छुट्टी के पक्ष में नजर आए, मतलब वो लोग विरोध कर रहे थे। समर्थन में कहा गया कि जुमे को छुट्टी ना रहने से नमाज पर असर नहीं पड़ेगा। फिर भी मौलानाओं ने रविवार की छुट्टी का विरोध किया है। उनका कहना है कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, जुमे की नमाज के लिए खास इंतजाम करने होते हैं और अगर उस दिन छुट्टी नहीं होती है तो इसका असर होगा और गलत संदेश जाएगा। ये सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। क्या मदरसों में अब रविवार की छुट्टी होगी? क्या छुट्टी का स्कूल पैटर्न मदरसे पर लागू होगा? क्या शुक्रवार को मदरसे में अब छुट्टी नहीं मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव सौंपा गया है और इस पर अंतिम फैसला जनवरी में लिया जाएगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि हमने इन सुझावों को सुना है, लेकिन अभी किसी फैसले पर नहीं पहुँचे हैं। शासन प्रशासन जो होता है वो संडे को बंद रहता है, शासन प्रशासन संडे को बंद रहता है और मदरसे उस दिन खुलते हैं। तो हमने प्रस्ताव बोर्ड में ये रखा कि हमें जब मुख्यधारा में प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं जोड़ने की, तो संडे को ही छुट्टी करना होगी। लोगों के प्रस्ताव भी मदरसों बहुत से आए हैं। तो जब ये बातचीत चली हमारी, तो उस बातचीत में हमने सफा ये कहा कि भाई छुट्टी जो है, क्योंकि हर मदरसे में मस्जिद होती है, आप जुमे की नमाज आपको पढ़ना है, 1 घंटे के लिए छुट्टी का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे छुट्टी नमाज आप पढ़ें। उसके बाद क्योंकि मुख्यधारा जब लाने की बात होगी तो आपको जुमे की छुट्टी पे सहमति बहुत से लोगों में है, बहुत से लोगों में नहीं है। वही प्रस्ताव मैंने रखा था। सरकार मदरसे को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है, मॉडर्न मदरसे की बात चल रही है, लेकिन मदरसे में संडे की छुट्टी से कुछ मौलानाओं को दिक्कत हो रही है। मदरसों में रविवार की छुट्टी के प्रस्ताव पर मौलाना सुफियान निजामी ने नाराजगी जताई और कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे मस्जिदों में इमामत भी करते हैं और जुमे की नमाज से पहले बहुत सारे जरूरी काम पूरे करने होते हैं, इसीलिए जुमे की जगह इतवार को छुट्टी सही नहीं है। लेकिन 2 बातें जो इसमें वाज़ेह तौर पर कही गई हैं, उस पर मुझे लगता है कि गौर व खौज करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि मदरसा बोर्ड की जानिब से, किसी जिम्मेदार की जानिब से जो ये बात कही गई है कि जो मदरसे की छुट्टी है वो जुमे की बजाय हफ्ते या शनिचर या इतवार को कर दी जाए, ये बात मुझे लगता है मदरसों के ताल्लुक से सही नहीं होगी, क्योंकि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों को कहीं ना कहीं इमामत भी करनी होती है और जुमे के फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। इसलिए मदरसों की छुट्टी के ताल्लुक से जुमे का दिन ही बेहतर रहेगा और इसलिए मेरा यही कहना है कि छुट्टी के सिलसिले में जो बातें मदरसा बोर्ड की जानिब से कही जा रही हैं, उसको जुमे ही की छुट्टी पर बरकरार रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर कदम होगा। अभी तक मदरसों को लेकर कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है, लेकिन अब राज्य के सभी मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा और ये आदेश यूपी के सभी मदरसों में, चाहे वो फंड से चलता हो या प्राइवेट मदरसा हो, हर मदरसे को मानना होगा। अभी मैं एक मदरसे में गया था अकबरी गेट के ऊपर, तो छोटे बच्चों का जो है 6 क्लास तक हो गया है, बच्चों को ड्रेस का हो गया, बाकी और ड्रेस का हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे बाराबंकी में गए थे, मैं अदर मदरसे में जाता हूं तो मैं देख रहा हूं बहुत जागरूक लोग हो चुके हैं सरकार के अंदर। और मदरसा बोर्ड का काम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में मदरसा बोर्ड काम करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया वो लोगों तक दिया, उसकी सराहना भी हो रही है लगातार, और ड्रेस कोड होना चाहिए। योगी सरकार की कोशिश है कि यूपी के मदरसों को मॉडर्न किया जाए, जिसके लिए सर्वे तक करवाया गया और इसके अलावा कई कदम भी उठाए। मदरसों का रिकॉर्ड सही करना, मदरसों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मुख्य धारा में लाने की कोशिश, मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया, सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, मदरसों तक सरकारी मदद पहुंचाना,
मदरसा बोर्ड की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी करने और ड्रेस कोड लागू करने पर सहमति नहीं बनी है। मौलाना मदरसों को पुराने पैटर्न पर ही चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सभी मदरसों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है ताकि मदरसे के बच्चों का बेहतर विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल ये उठता है कि फिर संडे को छुट्टी पर सहमति कैसे बनेगी? मदरसों में जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी कैसे हो? मदरसों के बच्चों का अलग ड्रेस कोड होगा। बोर्ड के प्रस्ताव पर लोगों ने सहमति भी बनाने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। जनवरी की बैठक में आखिरी फैसला होगा, ये भी तय हुआ है। जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। बदलाव को लेकर भी बैठक की गई। बोर्ड के सदस्य, मदरसों के प्रतिनिधि इस मीटिंग का हिस्सा रहे। सरकार की शिक्षा नीति जो है वो तांत्रिक टेक्निक से काम कर रही है। अगर मदरसा बोर्ड में बदहाली है, शिक्षक नहीं है, किताबें नहीं है, मोजे नहीं है, बस्ते नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुर्सियां नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो सरकार को मालूम है कि उन्हें वहां क्या करना है। अब ये तांत्रिकों के तरीके से कि फ्राइडे की जगह सैटरडे होगा तो वहां कोई कायाकल्प हो जाएगा। अगर होता है तो कर दीजिए। मिड डे मील में कोई बच्चा अगर फूड पॉइजन होगा तो वहां तांत्रिक बुलाया जाएगा। तो पूरी उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नीति है वो तांत्रिक टेक्निक से काम कर रही है। जो आदेश आया है, क्या इस आदेश से एजुकेशन को फायदा पहुंचेगा कि शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी की जाए? क्या इससे तालीम को फायदा पहुंचेगा? क्या एजुकेशन को जो सहूलियात मिलनी चाहिए, क्या सरकार उसको सहूलियात देगी? क्या इस फैसले से आज एजुकेशन में बेइंतहा कमी है, लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है, क्या इसको फायदा पहुंचेगा? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसमें एजुकेशन को फायदा पहुंचेगा तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि शुक्रवार की जगह चाहे रविवार को करें या सोमवार को छुट्टी करें। जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए है। मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अज़ल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है, और इसके अलावा जुमे के कुछ फराइज हैं, वो सब बच्चे उस फराइज को अदा करें। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि उनके भाई और आगजनी मामले में दूसरे आरोपी रिजवान सोलंकी कानपुर जेल में ही रहेंगे। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल में इरफान से मुलाकात की थी और उसके बाद सोलंकी से मिलने के लिए उनके समर्थक भी जेल पहुंचे। और अब बताया जा रहा है कि इसी भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया और इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया। जबरन जमीन कब्जा करने, बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी प्रमाण पत्र देने और फर्जी पासपोर्ट पर हवाई यात्रा करने के आरोपी इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। कानपुर जेल से विधायक सोलंकी को महाराजगंज जेल भेज दिया गया है। आज विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल ले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं रहते तो बेहतर रहता। छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बाप के बगैर? तो आगे आप लोग क्या करने हम लोग यही चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, बस ये कुछ करिए कि मेरा बच्चा यही आ जाए। बच्चे वो अकेले रहते, इसलिए कोर्ट से क्या इस मामले में मांग करेंगे आप लोग? मांग करेंगे आप लोग। 2 दिन पहले इरफान सोलंकी से मिलने अखिलेश यादव जेल पहुंचे थे और सहानुभूति जताते हुए आरोपी इरफान सोलंकी को निर्दोष बता दिया था। इसके बाद विधायक सोलंकी से मिलने उनके समर्थकों का भी जेल के बाहर जमावड़ा लगा रहता था और इसी को देखते हुए जेल प्रशासन ने फैसला लेते हुए सोलंकी को महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया है। प्रशासनिक आधार पर आवश्यकता अनुरूप यह निर्णय लिया है। हम लोगों ने आज उन्हें यहाँ से शिफ्ट करा दिया है और पर्याप्त आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ अधिकारियों की टीम जो है उन्हें लेकर यहाँ से महाराजगंज रवाना हो चुकी है। सर, एलआईयू की भी एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें कहीं ना कहीं कुछ अनसेफ हो रहा था, कुछ मिसक्रिएंट्स इसका फायदा भी उठाने वाले, ऐसा भी कुछ था। कैसे, क्या उसको ध्यान रखा था? देखिए, तमाम प्रशासनिक आधार और अन्य आधार होते हैं जिन्हें हम पब्लिक डोमेन पे डिस्कस नहीं कर सकते।
हाँ, ये जरूर है कि जब जैसा जो भी आवश्यक होता है वह व्यापक हित के दृष्टिगत लिया जाता रहा है और ये निर्णय उन्हीं में से एक है। जब से इरफान सोलंकी को सजा मिली तब से सियासी गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ लाल सेना तो दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड मैदान में है और जिस सोलंकी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हो उसे निर्दोष बताने पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। अखिलेश यादव जब सत्ता और सरकार में थे तो अगर कोई कृत्य करता था तो कार्रवाई नहीं होती थी। तो अगर बीजेपी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई गलत काम करेगा, चाहे कितने बड़े पदों पर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार करेगी। क्योंकि सपा की ये हर समय फितरत रही कि जो गुंडे रहे, माफिया रहे, अपराधी रहे, लोगों को परेशान करने वाले लोग रहे, उन लोगों को संरक्षण देने का काम रहा। अब आपको इरफान सोलंकी की केस डायरी भी बताते हैं। सोलंकी की केस डायरी। बांग्लादेशी नागरिक के मामले में मुकदमा, जाजमऊ थाने में रंगदारी का केस दर्ज, ग्वाल टोली थाने में फर्जी आधार कार्ड का केस, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा का केस, अनवरगंज थाने में धमकी देने का केस दर्ज, बेकनगंज में जमीन कब्जाने का केस, D2 गैंग से मिली भगत का आरोप। सोलंकी के नाम अपराध की फहरिस्त लंबी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को अपने विधायक दूध के धुले लगते हैं और जब से इरफान सोलंकी की जेल में शिफ्टिंग हुई है तब से उनके समर्थक और लाल हो गए हैं। हालांकि जेल शिफ्ट कराने का फैसला जेल प्रशासन का ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन वैक्सीनेटेड भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर योगी सरकार भी अलर्ट हो गई है। और सबसे बड़े प्रदेश में कोरोना की आहट से पहले ही सावधानियां और सतर्कता बढ़ा दी गई। सीएम योगी कल मीटिंग करने वाले हैं, बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। विदेश से लौटे यात्रियों की जांच होगी, पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाई जाएगी, बूस्टर डोज लगाने की अपील भी की जाएगी और वैक्सीन की सभी डोज पूरा करें, ये अपील भी लोगों से की जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ।